अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, जो सदारती रेफरेंस यानी सेनेट को ओपन बेल्ट के जरिए इलेक्शन कराने के हवाले से जो सदारती रेफरेंस है उसकी समाअत करेगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की बेंच की जो तश्कील होती है वो बड़ा असर रखती है जब ये केसेस आते हैं उनके। तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर्स रिपोर्टर हैं, हमारे दोस्त, या मैंने खुद जो 15 साल से सुप्रीम कोर्ट को कवर किया है, तो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की तश्कील है वो आधा फैसला तो वो बेंच की तश्कील जो है वो फैसला कर देती है कि ये दरख्वास्त कहाँ जा रही है या किस तरह इस पे समाअत होगी। मतलब एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो हम इस बेंच की तश्कील के भी हवाले से बात करेंगे और जो रेफरेंस दायर हुआ वो रेफरेंस में हुकूमत की नीयत क्या है उस पर भी बात करेंगे। वैसे तो हुकूमत माशाल्लाह जो जमहूरी इक़्तिदार की जो वो कदर कर रही है या जो उनने पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए जो काम किए हैं वो तो उसको सलाम करने को दिल चाहता है, क्योंकि पार्लियामेंट किसी ज़माने में और कुछ नहीं पॉलिसी साजी से नहीं, इंसाफ जो उसके फैसला शादी नहीं, कम से कम डिबेटिंग क्लब हुआ करता था, लेकिन इस हुकूमत ने अमली तौर पे ताले ही लगा दिए हैं पार्लियामेंट को, न कोई और ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री करार दे दिया गया और अभी वो चाहते हैं कि इसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से एक और ऑर्डिनेंस जारी हो जाए जो आइन में तरमीम जिससे की जा सके, क्योंकि ये रेफरेंस जो है सदारती रेफरेंस आइन के आर्टिकल 186 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा गया है, इसमें 2 चीज़ें हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। जो जजेस जिस बेंच में शामिल हैं, लार्जर बेंच में, उन जजेस के हवाले से भी बात करेंगे कि उनका झुकाव किस तरफ है, क्योंकि ये बिल्कुल होता है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी अहदेदार, फिर कोई सियासतदान हो, कोई जनरल हो या जज हो, उसका झुकाव किसी न किसी तरफ होते हैं। और हमारी अदलिया का रिकॉर्ड कोई इस तरह अच्छा नहीं है कि हम ये बात नहीं कर सकें कि ये इंसाफ की ये ओपन फोरम है और कोई भी यहाँ पे वो किसी भी दरख्वास्त पे, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे, किसी भी आइनी वो कानूनी मामलात पे वो अदालत बगैर किसी जानिबदारी के फैसला दे सकती, यानी गैर जानिबदार होकर नहीं। वो क्यों कि जो आइन में मैटर्स होते हैं, जो आइन के पैरामीटर्स हैं, उनको फ़कत एस्टेब्लिशमेंट या आमरों ने नहीं अपने पैरों तले रौंदा, लेकिन अदलिया, माजी की अदलिया उसकी बराबर रही है, हिस्सेदार रही है, स्टेक होल्डर, उन आमरों की न फ़कत स्टेक होल्डर रही है, लेकिन ये हमारी अदलिया का रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने आमरों को आइन में तरमीम करने का इख्तियार दिया है। जस्टिस अरशाद हसन खान जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जफर अली शाह केस मशहूर जो परवेज मुशर्रफ की 99 वाले कू यानी आमिरत के खिलाफ दरख्वास्त थी, उसमें जस्टिस मुशर्रफ को आइन में बुनियादी ढांचे को मुतासर किए बगैर आइन में तरमीम का हक दे दिया और उसी बुनियाद पे फिर LFO बना, यानी जो परवेज मुशर्रफ के जो सदारती ऑर्डिनेंस थे उनको इकट्ठा करके LFO फिर उनको आईनी शिकल 17वीं तरमीम के हवाले से दे दी गई और 17वीं तरमीम जो थी उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में जब उसको चैलेंज किया गया तो उन्होंने पार्लियामेंट ने कहा कि क्योंकि अदलिया ने कहा क्योंकि ये पार्लियामेंट की मंजूर शुदा है तो हम इसमें मुदाखलत नहीं करते। फिर अगर ये तो फर्क देखें ना, परवेज मुशर्रफ ने जो तरामीम करवाई उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं छड़ा, लेकिन जब आसिफ अली जरदारी के दौर में 18वीं तरमीम हुई तो उसको जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने उधेड़ के रख दिया, उसको फिर गाइडलाइन दे दी पार्लियामेंट को। आम तौर पे यही कहा जाता है और फिर आइन में भी ये चीज़ है कि पार्लियामेंट जो फैसला करे उसको किसी भी फोरम पे नहीं चैलेंज किया नहीं जा सकता, कोई भी अदालत उस पर सवाल नहीं उठा सकती। लेकिन फिर अदालतों ने, फिर हमने देखा 18वीं तरमीम की गाइडलाइन की रोशनी में 19वीं तरमीम आई और जो फॉर्म था खासतौर पे जुडिशल कमीशन की जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उनकी सिफारिशों को हतमी फैसला करने वाली उसको मफलूज कर दिया गया, यानी पार्लियामेंट को किरदार 19वीं तरमीम के तहत पार्लियामेंट के किरदार को मफलूज कर दिया गया था उसमें। तो हम किसी भी फैसले के हवाले से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, जजेस का मूड भी दे सकते हैं, जजेस की बॉडी लैंग्वेज भी दे सकते हैं और जजेस के जो रिमार्क्स हैं उससे भी अंदाजा हो सकता है कि ये फैसला कहाँ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं जो बेंच तश्कील दे दिया गया है 5 रुकनी लार्जर बेंच, उसकी सरबराही जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद करेंगे, लेकिन उसमें कौन से जजेस शामिल है उस पर बात करने से पहले उस रेफरेंस का थोड़ा जायजा लें कि उस रेफरेंस में हुकूमत क्या चाहती है। वो जब से सेनेट वजूद में आई है तब से सूबाई असम्बलियाँ
जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, तो वो सेनेटर मुंतखब करती हैं। हर 3 माह के बाद ये इलेक्शन होता है, तो हर 3 साल के बाद ये जब इलेक्शन होता है तो वो खुफिया जो रायशुमारी होती है उसके जरिए होती है। अब तहरीक इंसाफ का इशू ये है कि जो गुज़श्ता सेनेट के इलेक्शन हुए थे उसमें KPK के 20 जो मेंबरान थे वो दूसरी पार्टी के हाथों बिक गए थे। वैसे ये रूटीन की बात है हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, आइन और पार्लियामेंट को मानने के लिए मुक़्तदर हल्के तैयार नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट जो फैसला करे वो हतमी और आखिरी फैसला होता है। और जब सिस्टम ही यहाँ पे नहीं है तो फ़कत एक कंपोनेंट जो है सेनेट का इलेक्शन, उसमें आप किस तरह ला सकते हैं। वैसे अच्छी बात है, करप्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिस फ़कत यहाँ पे नहीं है। हमारे जैसे मुल्कों में इस तरह की रवायात मिलती हैं और ये खरीदो फरोख्त होती रहती है। पार्टी टिकट्स बिकते हैं, ये तहरीक इंसाफ शफाफियत की बात करती है, लेकिन इनसे पूछेंगे इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद इन्होंने कितने बंदे खुद बुला के बनी गाला में उनको जो पट्टा डाला था, फिर उनको क्या क्या ऑफर्स दी गई थी हुकूमत में शामिल करने के लिए, हुकूमत में शामिल करवाने के लिए जो जो वादे किए जाते हैं वो भी तो एक करप्शन का एक हिस्सा है। लेकिन खैर हम उस पर बात नहीं करते। तहरीक इंसाफ जो करना चाहती है उसकी नीयत ये है कि हम आर्डिनेंस के जरिए आइन में तरमीम कर दें और सेनेट का इलेक्शन खुफिया रायशुमारी के बदले जो बेल्ट, ओपन बेल्ट या शो ऑफ हैंड जिसको कहा जाता है, लेकिन वो तो नामुमकिन है क्योंकि एक वोट को, एक सेनेटर को कई वोट देने होते हैं। तो ओपन बैलेट के जरिए वो करवाना चाहते हैं। और रेफरेंस में ये कहा गया है कि आइन के इंतखाबात वो आइन के जो सेनेट के इंतखाबात आइन के जरिए नहीं होते, वो इलेक्शन एक्ट 2017 के जरिए होते हैं। तो इसमें हमें इजाज़त दे दें कि हम उसमें तरमीम लाएं। तो कानून साजी तो ये नहीं कर सकते। अगर कानून असेंबली में पेश भी कर दिया, पास भी हो गया, तो सेनेट में वो रुकावट बन जाएगा। इसलिए इनकी जो नीयत है, एक तो ये है कि हमें आईनी तरमीम जो है वो ऑर्डिनेंस के जरिए करवाने की इजाज़त दी जाए। और दूसरा मसला ये कि PTI का उनको खौफ है कि यार हम तो टांगे मांगे वाली पार्टी हैं, कोई इधर से आया कोई उधर से आया, पता नहीं हमने बंदूक अपने उनको दिया भी कुछ नहीं है और वो खरीद करने में आसान भी हो जाएंगे। कोई आसिफ अली जरदारी अपना बंदे भेजेगा, KP के आधे जो है वो असेंबली मेंबर खरीद कर सकता है, बलूचिस्तान वाले वो भी तैयार बैठे हैं वैसे। तो इस तरह इनको खौफ ये है क्योंकि एक ये जो खुद को पता नहीं क्या कहते हैं कि फरिश्ता, देवता, ईमानदार, ताबेदार नहीं, मैंने कहता वो तो मरियम नवाज ने कहा है। तो ये अपनी पार्टी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामला में घसीट रहे हैं, वो उनको मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। यानी पार्लियामेंट एक फोरम है, आप पार्लियामेंट के जरिए आप कानून साजी करें, कोई आप अपना कैरेक्टर या अपनी पार्टी को इस तरह डिसिप्लिन पार्टी बनाएं कि कोई आपको ना छोड़ सके। ये कुछ नहीं होता, ये इनसे हो नहीं सकता। अब पार्लियामेंट में मुदाखलत की ये दावत दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। वैसे तो ये तनकीद करते हैं अपोजिशन को कि अपोजिशन गैर जमहूरी कुव्वतों को या आर्मी चीफ को या एस्टेब्लिशमेंट को ये दावत दे रही है कि मुंतखब हुकूमत को वो गिरा दें, लेकिन ये तहरीक इंसाफ खुद वही काम कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट को दावत दे रही है कि पार्लियामेंट के मामला जो हैं वो टेक ओवर कर ले सुप्रीम कोर्ट। भाई आप अपनी पार्टी में अगर डिसिप्लिन कायम नहीं करते, आप हुकूमत में होते हुए उन बंदों की निशानदेही नहीं कर सकते जो अपने आप पे बड़ा फरोख्त का ठप्पा लगाए या बोर्ड उठाए होते हैं, बैठे हैं और बिकने के लिए तैयार हैं। तो आपको कम से कम ये तो फिर या तो उनको अभी से उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन पे नजर रखें कि वो ना बिके, या कोई ऐसा डिसिप्लिन मैकेनिज्म तैयार करें। ये आप क्यों ये अपनी जो है वो बंदूक सुप्रीम कोर्ट के कांधे पे चलाकर अपनी मुस्तकिल बका या पार्टी को बचाने के जो सर्वाइवल जो आखिरी ये मार रहे हैं, जो सांस निकलने के वक्त जो इनकी कंडीशन होती है वही तहरीक इंसाफ की भी है। तो इनका नियत ये है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद करे, हम चूँकि ईमानदार हैं और सब कुछ हैं तो इसमें हमारी करे, लेकिन मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट तमाम मामला को देखेगी। अब आते हैं जो बेंच तश्कील दे दिया गया है, जैसे मैंने पहले बात की कि बेंच दे दिया जाता है उससे भी अंदाजा होता है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। इस बेंच में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हैं, वो सरबराही कर रहे हैं, और उसके बाद जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं, और सीनियर तरीन जज जस्टिस मशीर आलम, जस्टिस एजाजुल हसन और एक जज हैं जस्टिस यहिया आफरीदी। 5 जज हैं इसमें।
तो मैंने पहले ही बात की थी, हमारे एक सीनियर रिपोर्टर हैं आसिनाथ मलिक साहब, वो सुप्रीम कोर्ट को कर रहे हैं पता नहीं कितने अर्थ से कवर। वो मुझे अक्सर कहते हैं कि भाई बात सुने, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं इनमें भी दो लॉबीज हैं, एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये केस जब ये देखना होगा केस किन जजों के पास जाता है। अगर जाता है प्रो एस्टेब्लिशमेंट की जजों, मतलब जो झुकाव है जिनका, और प्रो एस्टेब्लिशमेंट भले ना भी हो, लेकिन जिन जजों ने इस हुकूमत के रास्ते के कांटे साफ किए हैं, यानी सिलेक्टर्स के लाए हुए सिलेक्टेड जो बंदे हैं उनके रास्ते के कांटे साफ किए हैं, और तो वो लाजमी है उनकी जो होगी, या जिन जजों ने नवाज शरीफ को टफ टाइम दिया यही समझ लें, तो फिर वो तो फैसला कर सकते हैं ना हुकूमत जो चाहती है। लेकिन ये 4 तारीख को लार्जर बेंच सुनेगा, और इसमें फ़कत एक जस्टिस जया आफरीदी है जिसको हम जस्टिस काजी फायद साहब के केस के पैमाने के बुनियाद पे ये कह सकते हैं कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। लेकिन फिर ये मामला जब आईनी और कानूनी खुल जाते हैं तो फिर जजों की राय भी तब्दील हो जाती है। लेकिन बड़ा ज़्यादा अंदाज़ा जो है ना, तो मेरा ये है कि ये हुकूमत को कहेंगे कि भैया आपकी मर्जी है। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए हमारा चैनल।